Okay, Tushar, tell me something about yourself. Sir, I would like to speak in Hindi. Okay, no problem. Continue. सर, मेरा नाम तुषार जरवाल है। मैं मूलतः जिला सीकर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन जयपुर से की है। सर, ग्रेजुएशन में मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट से श्री खंडेलवाल वैसे पीजी महाविद्यालय जयपुर से सन 2014 में की। Okay, सीएपीएफ एग्जामिनेशन में मेरा ये चौथा प्रयास है और okay, पहला okay, इंटरव्यू। okay. So अभी आप वर्तमान में जयपुर में रह रहे हो? यस सर। ओके ओके। आज का जो जयपुर सिटी है, वो मॉडर्न जयपुर सिटी कह सकते हो। इसको बनाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस पर्सन ने दिया? सर, इसकी स्थापना तो 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। इसके जो वास्तुकार थे वो विद्याधर भट्टाचार्य थे। सर, इसको एक प्लान्ड तरीके से बताया गया है कि इसमें जो मुख्यतः है सात नहीं, द्वार मैं हैं। बस ये पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा किस पर्सन को आप योगदान देना चाहोगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक पर्सन के द्वारा नहीं बनाया गया, ये एक कंटिन्यूअस जी सर। प्रोसेस है। लेकिन हम ये यदि कहें कि किस पर्सन ने सबसे अधिक योगदान दिया? हम्म, सर, सवाई जयसिंह द्वितीय। ओके ओके। सवाई जयसिंह जो हैं वो सिर्फ जयपुर शहर ही नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र यस में सर। भी बहुत ज्यादा इनोवेशन किया। और इनफैक्ट जैसे उन्होंने जंतर मंतर स्थापित किया जयपुर के अलावे कुछ और प्लेसेस पे, आप उनका नाम बता सकते हो? यस सर, जो जंतर मंतर है वो बेसिकली तो 5 जगहों पे स्थापित किया गया था। इसमें जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। लेकिन वर्तमान समय में जो मथुरा का जो जंतर मंतर है उसको डिमोलिश किया गया था पहले। तो अभी वर्तमान में 4 जंतर मंतर है। ओके ओके। आपने ये बोला कि ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट है सीएपीएफ में, यस सर। और यस फर्स्ट सर। टाइम आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो। तो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आपके फेलियर के कारण क्या रहे? सर, ग्रेजुएशन के बाद मेरी पढ़ाई में गैप आ गया था। मैंने क्या है, पशुपालन के क्षेत्र में काम किया था कुछ समय तक। मेरा बेसिकली गवर्नमेंट सर्विस का था नहीं। तो मैंने उस क्षेत्र में काम किया तो पढ़ाई छूटते हुए टाइम हो गया था। फिर जब मैंने वापस शुरुआत की तो गाइडेंस था नहीं, और मेरे भी कुछ कुछ कमियां थी मेरे अंदर, तो उसको वॉश करने में थोड़ा टाइम लग गया। सो आप जब आपने बोला कि ग्रेजुएशन के बाद आप पशुपालन करने लगे, यस तो सर। ये आपकी मजबूरी थी या शौक? नहीं सर, शौक ही कह सकते हैं, मजबूरी जैसा तो कुछ नहीं था। शौक ही कह सकते हैं। मेरा तो कजन फिर कर रहा था फिर उस क्षेत्र फिर में काम, फिर तो मैंने उसके आपको साथ। उस पशुपालन में अचानक कैसे ज्ञान प्राप्त हो गया कि मुझे फोर्सेस की ओर जाना है या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब की ओर? सर, जब शुरुआत की थी तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही शुरुआत की थी। मेरा कजन कर रहा था तो मैं उसके साथ ही लग गया था। लेकिन जैसे हमने 1.5-2 साल मैंने उस क्षेत्र में काम भी किया, लेकिन जिस तरीके का लग रहा था कि प्रोग्रेस हो सकती है उस तरीके की प्रोग्रेस हो नहीं पाई। तो इस वजह से फिर, और मेरा कजन था उसका भी आरपीएफ में सिलेक्शन हो गया था 2018 के बैच में। तो फिर इस वजह से। ओके ओके ओके। सो ये गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, एन नंबर ऑफ जॉब्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब होते हैं। तो ये जो फोर्स के प्रति असिस्टेंट कमांडेंट बनने का, इसके पीछे क्या मकसद है, या कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? सर, सबसे पहले तो मेरा कजन था, उसका मैंने आपको बताया जैसा कि उसका आरपीएफ में सिलेक्शन हुआ था। हम्म। और जो मेरी बहन है वो भी दिल्ली पुलिस में भी सर्व कर रही है। तो फिर मैंने जब उनसे बात की तो शायद मुझे लगा कि यूनिफॉर्म सर्विसेज मेरे लिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। वो आपसे छोटी हैं? नहीं सर, बड़ी है मुझसे। ओके ओके ओके। तो वो कितने दिन से जॉब में है? सर, उनकी ज्वाइनिंग 2007 से है। ओके ओके। सो लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है। यस सर। ओके। सो ये फॉर एग्जांपल आपका जो कास्ट नेम है वो मीना है, और यस आपका सर। जो सरनेम है वो झरवाल है, तो इसका यस सर। झरवाल का मीनिंग क्या होता है? सर, जयवाल का ऐसे तो स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जो सीकर जिला है उसमें जो सर मीना जो जाति है वो बेसिकली 2 वर्गों में विभाजित की जाती है। एक जमींदार होते हैं और एक चौकीदार होते हैं। सर, हम्म। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ शेखावटी क्षेत्र में आता है वो, तो उसमें चौकीदार मीना पाए जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा जो गोत्र है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो गोत्र है, वो झरवाल गोत्र है।
बाकी सर वर्ड मीनिंग तो मुझे नहीं पता। ओके 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 ओके, ठीक है। राजस्थान में जैसे आपने बोला कि आप पशुपालन का काम किए हो। राजस्थान ट्रेडिशनली देखा जाए तो पशुपालन हिस्टोरिकल टाइम से होता आ रहा है। खास करके जैसे यदि हम ऊंट कैमल को देखें तो कैमल एक राजस्थान में आज ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी हो गई है, अदरवाइज वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत कारगर थे। और फिर जैसे पानी की कमी से भी वो उसको दूर करते थे, माने पानी की कमी से भी निपट सकते थे। लेकिन आज के डेट में जो पशुपालन है वो राजस्थान में उतना लुक्रेटिव नहीं रह गया है यदि हम प्रेजेंट टाइम में देखें। तो मेजर चैलेंजेस आपको क्या पशुपालन में लगता है, क्योंकि आप खुद उसमें रह चुके हो और आपने खुद बोला कि वो लुक्रेटिव नहीं था, वो जो आपने प्लान बनाया वो नहीं चल पाया। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं मेनली? सर जो मैंने फेस किया, सबसे पहले जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता चला वो ये है कि अवैज्ञानिक पद्धति से ज्यादा पशुपालन को प्रोत्साहित किया जाता है, यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। और सर दूसरा जो है, पानी की जो कमी है, पानी की कमी के कारण जो चारे की जो कमी होती है, उससे भी सर पशुपालन में समस्या उत्पन्न होती है। और सर तीसरा जो है कि यहाँ पे जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो चिकित्सालयों से उस तरीके से कनेक्ट नहीं है जिस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, तो इमरजेंसी की जो सिचुएशंस होती है उसमें सर काफी लॉस हो जाता है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल जैसे एक लंपी स्किन डिजीज बहुत सारे राज्यों में देखा गया, तो इसके संबंध में आप कुछ जानते हैं? सर सॉरी, कुछ हुआ भी? था सर मैं, हाँ सर, भी बताना चाहूंगा। ये सर बेसिकली कैटल्स के अंदर आया था। कैटल्स में भी इनने सबसे ज्यादा इसने जो प्रभावित किया था वो देसी नस्ल की गायों को किया था। उसमें हम्म। शरीर पर चिटके चिटके हो जाते थे, घाव हो जाते थे, और उसके कारण सर मृत्यु हो जाती थी पशु की। ओके, आपने बीकॉम किया हुआ है। Yes, sir. अकाउंटिंग में कुछ गोल्डन प्रिंसिपल होते हैं, आप उसको बता सकते हैं? सर अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स तो सर अकाउंट से रिलेटेड होते हैं बेसिकली। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में या वेस्टर्न नहीं कंट्रीज नहीं, में डबल एंट्री। आप वो उस चीज को नहीं बताओ कि रूल्स और ये गोल्डन प्रिंसिपल कुछ होते हैं। जैसे सॉरी सर। मैं हिंट दे रहा हूं, जैसे ये बोलते हैं ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ये व्हाट सर, गोज आउट, या इस संबंध में? ये सर अकाउंट से रिलेटेड तीन अकाउंट्स माने जाते हैं। एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है। उसमें जैसे रियल में कहा जाता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सर पर्सनल अकाउंट में कहा जाता है डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर। और सर जो नॉमिनल अकाउंट में होता है उसमें कहा जाता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ओके ओके। सो आपके स्टेट का बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से लगता है, और पाकिस्तान बॉर्डर पे बीएसएफ पोस्टेड है। तो इन प्लेस ऑफ फर्स्ट चॉइस आपने उसको सेकेंड चॉइस दिया, इसका कारण? सर इसका कोई विशेष कारण नहीं था, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि सीआईएसएफ में प्रोफेशनल और जो फैमिली लाइफ है उसमें एक अच्छा बैलेंस बन सकता है। बस इसका एक यही कारण था कि मैंने सीआईएसएफ को फर्स्ट चॉइस दिया है। ओके ओके ओके। और यदि हम बीएसएफ का देखें तो आपके स्टेट का बॉर्डर से लगता है, वहाँ पोस्टेड है। तो अभी बीएसएफ की चुनौतियां क्या क्या हैं आपके स्टेट बॉर्डर पे पार्टिकुलरली? सर अभी वर्तमान समय में जो बॉर्डर एरिया है वो रेगिस्तानी जुलूसों की वजह होता है। मुख्यतः उसके चार जिले शामिल हैं, जय श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो सर जो गर्मियों के जो दिन आते हैं उसमें तापमान बहुत अधिक हो जाता है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमियां देखी गई है, जिससे ड्यूटीज के समय बहुत समस्याएं देखने को मिलती है। और जो निगरानी पेट्रोलिंग के समय जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं वो भी अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, तो एक निगरानी की समस्या होती है। सर तारबंदी और बाड़ाबंदी अच्छी है, लेकिन सेंसर्स और जो कैमरा है उनमें भी थोड़ी कुछ कमियां हैं। और जो बीएसएफ के जो पर्सनल्स हैं, जैसे अभी कुछ समय पूर्व जो बीएसएफ के भूतपूर्व एडीजी थे संजीव कृष्ण सूद सूद जी के द्वारा भी ये कहा गया है कि जो वहाँ के पर्सनल्स हैं उन पे कार्यभार और जो कार्य की अवधि है वो समय से ज्यादा है।
तो उसमें भी कुछ कमी की जानी चाहिए, क्योंकि उसके कारण जो जवान है वो डिमोटिवेट होते हैं। ओके ओके ओके। बैटल ऑफ लोंगेवाल के बारे में आपको है आइडिया कुछ? यस सर, बैटल ऑफ लोंगेवाला। यस, बताइए। सर ये 1971 में जो वॉर हुआ था, उसमें सर जैसलमेर के समीप जो सीमा लगती है उसमें वॉर हुआ था सर। इसमें इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी, बॉर्डर फिल्म। वो बैटल ऑफ लोंगेवाला के ऊपर ही आधारित है। ओके ओके। सो उसमें जो शामिल इंडियन कमांडर और पाकिस्तानी कमांडर के नाम आप बता सकते हो? सर इंडियन आर्मी के जो कमांडर थे वो थे मेजर कुलदीप सिंह, अगर हम्म। मैं सही हूँ तो मेजर कुलदीप सिंह। और सर पाकिस्तानी कमांडर का नाम याद नहीं, सॉरी। ब्रिगेडियर तारिक मीर। सॉरी सर। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो जो मूवी है और जो रियलिटी आपने जो पढ़ा, क्या उसमें क्लोज सिमिलरिटी है? सर अभी जो मूवी थी उसमें एक बीएसएफ के भी जवान थे, भैरव जवान सिंह, नहीं थे, जिनका ऑफिसर थे, किरदार असिस्टेंट कमांडेंट। ऑफिसर थे, ऑफिसर थे असिस्टेंट कमांडेंट, जिनका किरदार सुनील शेट्टी जी ने निभाया था। अभी उनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हुई है, शायद पिछले साल। तो उनका जब इंटरव्यू लिया गया था, तो उसमें जो उन्होंने जो बातें बताई थी वो लगभग समान ही कही गई, कि जैसे हमने तुगलुनुमा एक पद्धति होती है कि कम हथियारों और कम जवानों के साथ भी आर्मी को बड़ा दिखाना, तो उसका प्रयोग किया था। जिसके कारण जो दुश्मन जो थे हमारे, जो पाकिस्तानी आर्मी थी, वो डिमोटिवेट हो गई, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पे पूरी एक कंपनी है। तो इस वजह से कंपनी नहीं, कंपनी तो थी, उनको लगा बटालियन, पूरी बटालियन है। बटालियन है, वो कंपनी थी और उनको लग रहा था कि पूरी बटालियन है। ओके ओके। सो मीन्स ये इसमें मैक्सिमम सिमिलरिटीज हैं जो कुछ हुए, और वो करीब करीब दिखाया गया, डिपिक्ट यस किया। यस यस। सो यदि हम राजस्थान को देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में चाइल्ड मैरिज जो है वो बहुत अधिक है, ठीक है? यस सो आपके डिस्ट्रिक्ट की क्या स्थिति है? सर अभी पहले से तो काफी सुधार आया है। जो आखा तीज सर, आखा तीज करके एक पर्व होता है, हम्म। उससे अबू सावा माना जाता है, और सबसे अधिक जो बाल विवाह के जो मामले हैं वो आखा तीज पर ही देखे जाते हैं। हम्म। तो इस पर सर प्रशासन ने काफी कड़ा रुख अपनाया है, जो निगरानी तंत्र है उसको भी काफी एक्टिव किया है, तो पहले से काफी मामले कम देखे गए हैं। ओके। सो राजस्थान में जनरली मेल की भी शादी थोड़ी पहले हो जाती है, तो आपकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? इसका इसके पीछे मीन्स या तो आपका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कुछ और इश्यूज? नहीं सर, करियर ही एक मुख्य कारण है। और जैसा कि मैंने आपको बताया सर, मेरे परिवार में सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा रुझान है। इनफैक्ट सर मेरे बेल्ट में ही सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा रुझान है। तो ये है कि पहले एक बार बच्चा जब ओके अपने ओके, करियर में कुछ कर ले तो उसके दैट्स बाद। गुड इनफ कि योर सिस्टर इज ऑल्सो इन जॉब। सो एंड यू आर ऑल्सो, योर कजिन इज ऑल्सो गेटिंग सेलेक्टेड। सो इन जनरल, यदि आप ठीक है, आपकी फैमिली इस चीज के प्रति अवेयर है और आपको अपॉर्चुनिटी, लेकिन इन जनरल ट्रेडिशन आपके लोकेलिटी में क्या है कि उसमें और लोग भी आपके जैसा मोटिवेटेड हैं, या बहुत सारे लोग उसी ट्रेडिशन में चल रहे हैं? नहीं सर, अब तो काफी सुधार आया है पिछले, अगर हम 10-15 साल से देखते हैं तो मेरे गांव में या मेरे आसपास पूरे जिले में काफी शिक्षा को लेकर के काफी सुधार आया है, और सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा रुझान हुआ है। जैसे पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कोटा को ज्यादा बेटर माना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में सीकर जो है उसने लगभग कोटा को मतलब समानता प्राप्त कर ली है, तो काफी सुधार आया है पहले। Okay, you belong to scheduled tribe. Okay, यस so scheduled tribe कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में मेंशन्ड है? सर, अनुसूचित जनजाति आयोग तो 338A में एस्टेब्लिश है, और बाकी पर्टिकुलर ओके। कैटेगरी सो के बारे में। ट्राइब में दो टाइप के ट्राइब हैं। एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब है, कि मीन्स जिनका यस प्रॉपर शेड्यूल्ड में है। लेकिन एक जो ट्राइब है उसमें ही एक पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, आपने नाम सुना है? यस सर,
ये सर पीवीटी जी। यस, और उसके संबंध में आप थोड़ा सा बताइए। सर ये वो जातियां हैं जो ज्यादा ही पिछड़ी हुई हैं और उनके विकास के लिए शायद पर्याप्त रूप से कार्य नहीं किया गया है। जैसे ये कुछ जातियां एक पर्टिकुलर जगह पर ही सीमित होकर रह गई हैं। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यह प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जो कि दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है, वहां पर ये पाई जाती हैं। ओके, और टोटल इसमें इंडिया में देखा जाए तो 75 जो है पीवीटीजी आइडेंटिफाई किए गए हैं कि ये 75 ये ट्राइब्स ऐसे हैं जो उस श्रेणी में है। उसमें सबसे ज्यादा जो है उड़ीसा में है 30, सॉरी 13। राजस्थान में कितने हैं ऐसे, आपको आइडिया है रफ में? नो सर। ओके, ट्राइबल डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल यदि देखा जाए तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि यू आर इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी एंड यू आर trying for betterment of your life and your family life, and already some of family member you are already in good position, but some people for example are still marginalized. So for tribal, for example, India, when India became independent, so Nehruji tried to assimilate or bring tribals in mainstream of the society. He gave or he adopted the tribal Panchsheel policy. Are you aware about that? ट्राइबल पंचशील पॉलिसी। Yes, there is a Panchsheel policy in terms of international relations. यस But सर, पंचशील सिद्धांत। yes, this Panchsheel Siddhant is specifically for tribal upliftment. Are you aware? आपको है नो पता? सर। ओके नो ओके सर, सॉरी। ओके। सो आप जो बीकॉम आपने किया, फिर जो भी पढ़ाई इधर शुरू किया, तो आप इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को ट्रैक करते हो? हाँ सर, थोड़ा बहुत। ओके ओके ओके। इजराइल कहाँ पे लोकेटेड है? इसका इजराइल का सिचुएशन कहाँ है? सर जो इजराइल है वो पश्चिमी एशिया का हिस्सा है, जो कि ओके भूमध्य सागर के ओके। समीप है। आप किसी वेपन का नाम बता सकते हो जो हम इजराइल से प्रोक्योर करते हैं? सर इजराइल हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी ली है, लेकिन सर नाम तो। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। रसिया से तो हम बहुत चीज करते हैं, आधे से ज्यादा रसिया से मंगाते हैं। तो यस रसिया से आने वाले कुछ 3 डिफेंस इक्विपमेंट्स और समथिंग का नाम आप बता सकते हैं? सर, एक तो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी S-400 है, उनसे सर हमने ली है। सर दूसरा अभी हमने एक समझौता किया है जिसके तहत AK-206 का टू जीरो निर्माण, थ्री 203, सॉरी सर, AK-203 का निर्माण भारत और उसके द्वारा किया जाएगा। और सर एक ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो भी भारत और रशिया का और बहुत संयुक्त सारे डेवलपमेंट फाइटर प्लेन हैं, जैसे आपको ये है। है सर मिग है, सुखोई। सुखोई है, या सुखोई। और बहुत सारे चीजों को देखोगे तो वहां से हम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो एक जो है आईएनएस विक्रमादित्य, उसको भी हमने रसिया से ही विक्रम। लिया था। रशिया। लेकिन जो आईएनएस विक्रांत है उसको अभी हमने अपना बनाया है। ओके, अभी सूडान में कुछ क्राइसिस चल रहा था, है आइडिया क्या? यस सर। सर वहाँ पे मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, तो उसके उसकी वजह से जो वहाँ पे जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई है, अ, उससे सर भारतीयों को बचाने के लिए, जो भारतीय जो वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, भारतीय जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनके सर एयरलिफ्ट करने के लिए जो मिशन चलाया गया था इंडिया के द्वारा, उसे मिशन कावेरी नाम दिया गया। ओके ओके। संविधान का अनुच्छेद 355 क्या है? अनुच्छेद 355। ओके। उसके ऊपर अभी लिखने वाला मैंने मणिपुर, पढ़ा था। अभी मणिपुर में कुछ न्यूज देखा आपने? यस। यस। क्या हुआ मणिपुर में? सर अभी वहाँ पे कुछ हिंसा की घटनाएं देखने को मिली है। सर वहाँ पे ये हुआ था कि जो उच्चतम और जो उच्च न्यायालय, मणिपुर का जो उच्च न्यायालय है, उसने जो राज्य सरकार है उससे ये कहा है, उनको निर्देश दिए हैं कि जो वहाँ का मैत्री समुदाय जो है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करे। तो सर
इस निर्देश के बाद वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन है, जो ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन है मणिपुर की, उसने सर एक मार्च निकाला था। उसके बाद सर इस प्रकार की जो हिंसक घटनाएं हैं वो देखने को ओके, मिली। उसी संबंध में आर्टिकल 355 है, अब आप सोच सकते हैं। यस सर, मैंने सर पढ़ा था लेकिन क्लिक नहीं हुआ ओके, मुझे। जो आपको कोई आइडिया, जैसे आपने जो चीजें मणिपुर के संबंध में बताया, तो उसी के हम्म, संबंध में आपको उसके बाद क्या हुआ, भारत सरकार ने कुछ किया? ये सर वहाँ पे सबसे पहले तो मार्शल लॉ लगाया था शायद, मार्शल लॉ आई एम नहीं नॉट लगाया रॉन्ग। गया, हमने अपने डिफेंस फोर्सेस को भेजा, डिप्लॉय किया, असम या- राइफल। जैसे आरएएफ, असम राइफल और असम इंडियन राइफल। आर्मी को डिप्लॉय किया। इसका मतलब क्या है यस कि आर्टिकल 355 कहता है कि इफ एनी इंटरनल डिस्टरबेंसेस और एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, यानी कि यदि आंतरिक प्रॉब्लम समस्या है या फिर बाह्य आक्रमण होता है, तो वैसी स्थिति में सेंटर का यानी यूनियन का ड्यूटी है, यूनियन गवर्नमेंट का, टू प्रोटेक्ट द स्टेट। ठीक है। ओके। ओके ओके ओके। राजस्थान में जिले कितने हैं? सर वर्तमान में 33 जिले हैं, और अभी हाल ही में जो राज्य सरकार है उसने 17 जिलों में 17 जिलों और बढ़ाने की जो बात की है, तो अभी वर्तमान में 33 जिले और लोकसभा में सीट कितने हैं? हैं। लोकसभा में सर 25 सीटें हैं। ओके ओके ओके। सो छोटे जिले यानी कि अधिक जिले हम बनाते हैं, तो क्या आपके नजर में वो अच्छा है या सही नहीं है? सर इसके तो मिले जुले प्रभाव हो सकते हैं, जैसे अगर हम कुछ छोटे अच्छे जिलों प्रभाव में। क्या होंगे ये आप बताओ। सर इससे एक तो प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा बेटर हो सकती है। सीधे जिला मुख्यालय, अगर बड़ा जिला है तो जिला मुख्यालय काफी क्षेत्रों से दूर रहता है, जिसके कारण प्रशासनिक असुविधाएं होती हैं। और सर दूसरा विकेंद्रीकरण इससे ज्यादा प्रभावी रूप से काम कर सकता है, जो स्थानीय प्रशासन होता है वो ज्यादा प्रभावी रूप से काम कर सकता है। ओके, सो आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहुत दूर है, तो लोगों को परेशानी भी होती है। तो सबसे बड़ा एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो अभी? वर्तमान समय में जैसलमेर जैसलमेर की एरिया कितना है? एरिया का आइडिया नहीं। सॉरी। ओके, लगभग। लगभग भी नहीं। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जांपल आपका यदि देखा जाए तो मार्क्स टेंथ में बहुत खराब है, फिर ट्वेल्थ में थोड़ा सुधरा, फिर ग्रेजुएशन में खराब हो गया, तो ये किस वजह से हुआ? सर 10th का तो जो मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे उससे 15 दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो उसका तो ये कारण है। और सर ग्रेजुएशन में शायद थोड़ी लापरवाही कह सकते हैं कि हाँ, इस वजह से थोड़ा कम रहा। ओके ओके। सो फॉर एग्जांपल आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वी होप कि यू विल गेट क्वालिफाइड, यू विल गेट सेलेक्टेड, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, तो अभी फिलहाल के लिए आपका प्लान बी क्या है? सर अभी बेसिकली तो मेरा कोई प्लान भी नहीं है। मैं सेंट्रिक इसी की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे मेरा 21 का मैं साक्षात्कार दे रहा हूँ। सर मैंने 22 की भी तैयारी की थी, 2022 का भी मेरा क्वालिफाइड है, अभी मैं फिजिकल मेडिकल दे के आया हूँ। तो सर मैं अभी इसी के लिए तैयार तो पूरी तरीके से। ओके ओके, सो यू आर कॉन्फिडेंट कि हमें यस। इसी में ये रहना है। ठीक है। आपके अंदर जो इस जॉब में जा रहे हो, आप एक कमांडर होगे, आप एक लीडर होगे, तो एज ए यूनिफॉर्म फोर्सेस के कमांडर के तौर पे आपके पास क्या लीडरशिप क्वालिटी है इस समय? अभी सर जैसे सर मेरे अंदर एक एम्पैथी का जो भाव होता है, जो समानुभूति का जो भाव होता है, वो काफी अच्छा है। सर दूसरा मेरे अंदर धैर्य बहुत है, मैंने अपनी फेलियर से बहुत चीजें सीखी हैं। और सर एक साहस भी कह सकते हैं कि मैं मतलब निडर प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। और दूसरा सर चौथा ये कहेंगे कि संघर्षों से जो सीखना होता है, तो शायद उसमें ओके, आपने पहला टर्म बोला इम्पैथी, तो एक इम्पैथी टर्म होता है, एक सिंपैथी टर्म होता है।
दोनों के बीच डिफरेंस आपको पता है? यस सर। यस, बताइए। सर सिंपैथी जो होता है उसमें सर हम दया का भाव, जो करुणा का भाव होता है वो अधिक होता है, कि हम किसी व्यक्ति की दशा को देखकर हम उसे दया भाव रखते हैं कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम एम्पैथी की बात करते हैं तो एम्पैथी में ये होता है कि हम जब किसी से व्यवहार करें तो हम ऐसा व्यवहार करें कि जैसा हम चाहते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का हमें दुख दर्द समझना हो तो हम उसको बाहरी स्तर पर ना देखें, आंतरिक स्तर पर ये देखें कि अगर कल को हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें उस टाइम पे उस समय पर किस प्रकार की अनुभूति होगी। उसे एम्पैथी कहते हैं, और एम्पैथी है वो शायद ज्यादा व्यापक शब्द है सिंपैथी से। ओके, सो कुछ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो माओइज्म से प्रभावित हैं, लेकिन राजस्थान उन स्टेट्स में से है जहां माओइस्ट एक्टिविटीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसका क्या कारण है? सर इसका ऐतिहासिक कारण बहुत से हैं। जैसे सर यहाँ पे जो राजा महाराजा रहे हैं उनके प्रति जो जनता का जो भाव रहा है वो काफी लगावपूर्ण रहा है। जैसे अगर महाराणा प्रताप के टाइम भी देखते हैं तो उन्होंने आदिवासियों को साथ लेकर ही जो मुगल सेना है उनका सामना किया था। और सर फिर सर हम यहाँ पे ये पाते हैं कि जो यहाँ का टेरेन है, जो वो नक्सलियों के लिए जो टेरेन चाहिए होता है, जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति के लिए जो जंगल चाहिए होता है, वो कुछ जिलों तक ही सीमित है। बाकी सर यहाँ पे मैदानी पास ज्यादा है। तो ये कुछ कारण है। राजस्थान ऑब्वियसली लड़ाकों का राज्य रहा है। फाइटर, वो जो कहते हैं बॉर्न फाइटर, कि पैदा होते ही योद्धा बन जाते हैं। तो अब ऑब्वियसली आज मॉडर्न टाइम में अब वो सिचुएशन नहीं रहा, लेकिन लास्ट इम्पोर्टेंट जो बैटल, जो युद्ध राजपूतों ने लड़ा, जिसको हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इतिहास में, वो कौन सा था जो लास्ट एक तरह से आपके नजर में लड़ा गया? इम्पोर्टेंट युद्ध। सर सबसे प्रसिद्ध तो हल्दी घाटी का युद्ध भी माना जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध सबसे प्रसिद्ध रहा है। उसके बाद तो सर ऐसा कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं देखा गया है कि जिसने भारतीय इतिहास या विश्व इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। ओके, खानवा का युद्ध के बारे में थोड़ा आइडिया है? यस सर, हनुमा का। डाकू। सर राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था खानवा का मैदान, जो कि वर्तमान समय में भरतपुर और आगरा के क्षेत्र में स्थित है। वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था।